हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 10 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 28 जुलाई 2021। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं? आज हम सर्वांग समता इसके बारे में जानने वाले हैं। देखो ये होता क्या है, पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें आप ये सर्वांग समता वाले टॉपिक देखोगे। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको पूरा करा रखा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने मैथ्स का सेपरेट अपना एक चैनल बना रखा है, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से। मैथ्स बाय श्वेता कक्षा 9 गणित। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आप अपने एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स की आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइज मैंने आपको इस चैनल पे करा रखी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास सर्वांग समता, इसको जानते हैं। तो सर्वांग समता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। देखो क्या कह रहा है ये आपसे यहाँ पर, दो तल आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका रूप तथा आकार समान हो। यदि एक तल में बनी दो आकृतियों को काटकर एक दूसरे पे रखने पर वह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, तो वह आकृतियां सर्वांगसमता कहलाएंगी। देखो, दो आकृतियां सर्वांगसम तब होती हैं जब वो रूप और आकार दोनों में ही एक जैसी हो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखूं और जो वो दूसरी आकृति है पहली वाली आकृति को पूरी तरीके से ढक दे, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल भी आपको वो पहली आकृति नहीं दिख रही, इसका मतलब वो दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इन्होंने आपको रेखाखंड और कोण दे रखे हैं। दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि उनकी लंबाई समान हो। तो देखो दोनों की लंबाई 4.7 और 4.7 है, तो दोनों की लंबाई समान है, इसका मतलब ये दोनों रेखाखंड जो है वो सर्वांग सम है। ठीक है, उसी तरह दो कोण सर्वांग सम होंगे यदि उनका माप समान हो। तो अगर इनका माप, जैसे कि आप देखो 57 है, यहाँ भी 57 है, दोनों का माप एक जैसा ही तो है। तो इसका मतलब अगर मैं एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखूंगी तो वो उसको पूर्णतः ढक लेगा। तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, मेरे पास सर्वांगसम कोण है। ठीक है, तो रेखाखंड और कोण में आपको पता चल गया सर्वांगसमता। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं लंबाई में बराबर तथा उनके संगत कोण का माप बराबर हो। तो कह रहे हैं दो त्रिभुज भी सर्वांगसम हो सकते हैं अगर उनकी संगत भुजाएं बराबर हो लंबाई में, और जो उनके संगत कोण है वो बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर को गणितीय रूप में दर्शाने के लिए हम कैसे लिखते हैं? तो देखो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, एबीसी और पीक्यूआर, तो हम इसको लिखेंगे कैसे गणित में? तो त्रिभुज एबीसी और ये होता है आपके पास सर्वांगसम का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर। इसका मतलब आपको पता है क्या है, कि जो ये ए बी है ये इस पी क्यू के बराबर है, इसे ही बोलते हैं संगत भुजाएं। जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है और जो ए सी है वो पी आर के बराबर है। तो संगत भुजाएं आपको पता चल गया। उसी तरीके से संगत कोण, जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है और जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर है। क्लियर हुआ? तो हमेशा जब भी आप दो सर्वांगसम त्रिभुज के नाम लिखोगे तो बिल्कुल ध्यान से ही लिखिएगा कि उनकी संगत भुजाएं संगत कोण के बराबर हो। संगत भुजाएं जो है वो आपस में बराबर हो, जो संगत कोण है वो आपस में बराबर हो, और त्रिभुज के जो आपने नाम लिखे वो उसी तरीके से दिखा भी रहा हो। ठीक है, अब वो दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए ना कई सारी कसौटी होती हैं। तो कुछ कसौटी हमारे को यहाँ पर दे रखी है। जैसे एक हमारे को दे रखी है एस एस एस, फिर एस ए एस, फिर ए एस ए, फिर आर एच एस। ये क्या है? इनमें से कोई सी भी एक कसौटी से हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अगर एस 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 से करें तो हमको क्या चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, भुजा भुजा भुजा। मतलब एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो। तो अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो वो दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होते हैं। और कौन सी कसौटी से होते हैं? एस 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 से होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको ये दो त्रिभुज दे रखे ने दोनों त्रिभुज। तो ध्यान से देखिए कि जो ये ए सी है ये पी आर के बराबर है, जो ये ए बी है ये पी क्यू के बराबर है और जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है। तो है ये दोनों त्रिभुज एक जैसे?
तो इनको मैं सर्वांग सम कह सकती हूँ और कौन सी कसौटी से कह सकती हूँ, एस 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 कसौटी से कह सकती हूँ। अब अगर मुझे इन त्रिभुजों का नाम लिखना हो तो कैसे लिखूंगी? तो देखो त्रिभुज ए बी सी जो है वो आपका सर्वांग सम है। यहाँ पर त्रिभुज ए बी 3 सेंटीमीटर वाली ली है तो अब पी क्यू ही लूंगी पहले, फिर आर लूंगी यहाँ पर। और कौन सी कसौटी से? एस 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 से। समझ में आ गई कसौटी आपको, एस 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 वाली। चलिए अब दूसरी समझते हैं। एस ए एस मतलब कि एक भुजा, एक कोण, फिर एक भुजा। दो भुजा होंगी और एक कोण होगा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो, मतलब कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाएं और संगत कोण के ही बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। और कौन सी कसौटी से कहलाएंगे? एस ए एस से कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर दो त्रिभुज है, आपको दिख रहा है कि एक कोण ये है और ये दोनों भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी? एल एन जो है वो डी ई के बराबर है और एन एम जो है वो ई एफ के बराबर है। इनके बीच का बना कोण बराबर है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। और कौन सी कसौटी से है? एस ए एस से, क्योंकि इसमें दो भुजाएं हैं एक कोण है। लिखेंगे कैसे हम इसको? एल एन एम त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम है? एल एम, एल एन लिखा है मैंने, 3 सेंटीमीटर वाली भुजा पहले लिखी है, तो अब मैं यहाँ लिखूंगी डी ई एफ और यहाँ बना दूंगी त्रिभुज का चिन्ह। क्लियर हो गई दूसरी कसौटी भी। चलिए अब तीसरी कसौटी देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? ए एस ए कोण भुजा कोण। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरी त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, मतलब कि एक त्रिभुज के दो कोण लेंगे और एक भुजा लेंगे, अब वो दूसरे त्रिभुज की संगत कोण और उनके ही अंतर्गत बना जो भुजा होगी, उन दो कोणों से बनी हुई जो भुजा होगी वो बराबर होगी, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज जो है ये वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोण डी जो है वो कोण क्यू के बराबर है और जो कोण ई है वो कोण आर के बराबर है, और इन दोनों पे जो बनी हुई भुजा है डीई और यहाँ पर है क्यू आर, ये दोनों भी बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये ए एस ए कसौटी से सर्वांगसम सिद्ध होते हैं। त्रिभुज का नाम लिखना हो तो मैं यहाँ पर कैसे लिख सकती हूँ? त्रिभुज का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ डी ई, सर्वांगसम है कौन से त्रिभुज के? अब एफ डी पहले लिखा है, तो अब आप यहाँ लिखोगे पहले पी क्यू और उसके बाद लिखोगे आर। तो एफ डी बराबर है, नहीं एफ डी बराबर नहीं है, कौन सा? कोण डी बराबर है कोण क्यू के, तो देखो आ रहा है ना डी क्यू के बराबर है। और यहाँ से आपके नाम से भी पता चलना चाहिए। कोण ई आ रहा है कोण आर के आ रहा है, और डी ई जो है वो किसके बराबर आ रही है? क्यू आर के, और यही हमारी आकृति में दिखा रखा है। क्लियर हो गई तीसरी कसौटी। लास्ट एक कसौटी रह गई है, उसमें आपसे क्या कह रहा है? आरएचएस समकोण, कोण, कर्ण और भुजा। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक संगत भुजा के बराबर हो। देखो ये आरएचएस सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है कसौटी। इसमें होता क्या है आपका, जो दोनों त्रिभुजों के कर्ण है वो बराबर होने चाहिए और उनके साथ साथ एक संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम कहलाएंगे। कौन सी कसौटी से? आरएचएस से। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो आप अगर ये दोनों त्रिभुज देखो तो पहली बात देख के ही पता चल रहा है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो उसके सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है वो भी बराबर है, और कोई सी भी एक संगत भुजा बराबर है, 3 और 3 है ना बराबर, क्यू आर और ए सी। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है आरएचएस कसौटी से। और अगर मैं इनका नाम लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर क्यू आर पी जो है वो सर्वांगसम है कौन से त्रिभुज के? क्यू आर मैंने पहले लिखा है 3 सेंटीमीटर वाला, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी ए सी बी। गलती से भी ए बी सी मत लिखना, वो गलत हो जाएगा नाम। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये कसौटी यहाँ खत्म होती है। इसी के साथ आपको ये क्वेश्चन दिया था वो भी हमने उदाहरण के तौर पे साथ साथ ही कर लिया। क्वेश्चन में आपको क्या करना था, यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज के जोड़ों का नाम लिखिए तथा प्रयुक्त नियम भी बताइए। नियम मतलब वही कसौटी जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये 4 कसौटी वो नियम ही है। तो हमने साथ साथ क्वेश्चन भी कर लिया और ये सारे नियम भी समझ लिए। तो थी ना आसान वर्कशीट, बस ये 4 नियम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से पता होने चाहिए कि कैसे लगाने हैं। वर्कशीट 10 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 11 गणित की हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।